आइए हम 1000 क्वेश्चन के टारगेट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आज हम 426 से स्टार्ट करेंगे। हमने लगभग 40% से ज़्यादा जो हमारा टारगेट है वो हमने पूरा कर दिया है। अब हम आज 426 से चलेंगे। तो इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ को आप टेस्ट सीरीज टाइप का पॉज करके दे दीजिए, या तो फिर आप ऑनलाइनर की तरफ पढ़ लीजिए। आपको दोनों ही स्थिति में आपको फ़ायदा होगा। और यह जो क्वेश्चन लिया गया है ये बहुत ही बड़े बड़े राइटर के बुक से लिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन के मटेरियल और कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे, बाकी किसी की चीज़ के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मेरा जो वीडियो रहेगा उसमें फिक्सन एडिशन नहीं मिलेगा। ये सिंपल रॉ मटेरियल का वीडियो है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है और ना ही मेरे पास टाइम है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन बस यही है कि मेरी इच्छा है कि जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, कुछ अच्छा डिलीवर हो जाए, ताकि जो बहुत सारे आपके पास मटेरियल होंगे उनमें से अच्छा ही हो, और एक लेवल का अगर आपको मिलेगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा करेगा। यह दो तरह से इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यह आपका प्रीवियस ईयर से भी लिया गया, और यह ही प्रीवियस ईयर जो होता है वो नेक्स्ट कुछ एग्ज़ाम के लिए ये मॉडल सेट बन जाता है। तो यह इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, इससे हमारी सिर्फ ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, बाकी इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। बस आप फ्री में पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 426 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हू से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। उस समय जो था 1855 और 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? यह भागलपुर में हुआ था, जिसको उस समय राजमहल का एरिया कहा जाता है। उस समय क्या हुआ था कि लोग, साहूकार लोग जो थे, अंग्रेज लोग जो थे, वो बहुत सता रहे थे इन लोगों को। तो जो है उसके विरोध में इन्होंने विरोध कर दिया, यानी विद्रोह कर दिया। और ये लोग जो है अंग्रेज़ों को दीकू नाम से पुकारते थे, या दिकनाम भी बोलते हैं। फिर इसी समय जो संथाल विद्रोह में जो सिद्धू कान्हू था, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि ठाकुर जी, उसमें भगवान को वो लोग ठाकुर जी बोलते हैं, तो ठाकुर जी ने उन्हें आदेश दिया है कि वो अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठा ले, ऐसे उन्होंने बोला। और बाकी सब लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इसमें इसके अगेंस्ट में अंग्रेज़ों ने बहुत ही मतलब क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। बहुत सा विद्रोही को पकड़ा गया, फांसी लगा दिया, किसी के ऊपर इनाम घोषित गोली भी मार दिया गया। लास्ट में सिद्धू कान्हू को भी मार दिया गया, एक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लखनऊ में 1857 का विद्रोह स्थिति से शुरू हुआ था। ये डेट दे रहा है, आजकल यही डेट फंसा देता है एग्ज़ाम में। आप सोच नहीं रहे कि यहाँ पर डेट देगा, लेकिन यहाँ पर ये डेट है, देता है। तो 4 जून 1857 में जो है यहाँ शुरुआत हुई लखनऊ में, और इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेराव कर दिया। इसमें क्या हुआ था, हेनरी लॉरेंस जो थे, हेनरी लॉरेंस लॉरेंस की जो है मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो थी ये बहुत ही फेमस उस समय संस्था थी। ये जो सर विलियम जोन्स ने उन्होंने किया था। ठीक है, ये जो सर विलियम जोन्स जोन्स जो थे, एक फिलोसफर थे, टीचर भी थे, और इन्होंने जो किया था बंगाल में भारतीयों के लिए अच्छा काम किए थे। वो भारतीयों को पढ़ाई कराते थे और भारतीयों को हर संभव सहायता करते थे, क्योंकि भारतीय संस्कृति से भी इन्हें प्यार था। तो 1778 ईस्वी में हेस्टिंग की मदद से, हेस्टिंग से उन्होंने मांग के ये वाला संस्था बनाया था। और उसमें होता क्या था, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता था, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का जो था वहाँ अध्ययन होता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने खुद को इससे जोड़ा, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था वो हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन से जोड़ दिया। थियोसॉफिक का मतलब क्या होता है? थियोसॉफिकल, थियोसॉफी का मतलब होता है थियोस प्लस सोफिया। यहाँ पर क्या था, थियोस प्लस सोफिया, यानी कि
थियोस का मतलब होगा गॉड, मतलब भगवान हो गया, ठीक है। सोफिया का मतलब विजडम हो गया, ठीक है, यानी इसको ब्रह्म विद्या भी बोल सकते हैं। तो यह जो था 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। जनरल ऑलकाट भी था और मैडम ब्लास्टी थे, दोनों मिलकर किया था इन्होंने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस समय हिंदू धर्म को बहुत ही गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना था। और इनकी जो फिलोसफी थी कर्म और पुनर्जन्म पर भी थी, ठीक है, कि कर्म के अनुसार फल मिलता है और जन्म भी होता है, यानी इस जन्म जो जो आप कर्म करेंगे अगले जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। इस तरह से यह जो थी हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन से संबंधित था। अब नेक्स्ट चलते हैं, रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी कि यह जो है, यह सी नंबर जो है गलत है, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, नहीं। वो क्या क्या करते थे, ये 1896-97 में रामकृष्ण परमहंस ने जो स्थापना किया था, यह जो था सबसे पहले वहाँ कराह नगर में की गई थी, लेकिन बाद में जो था बेलूर मठ में इन्होंने चेंज कर दिया रामकृष्ण मिशन को। यहीं पर स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर उन्होंने अपना आवास बनाया था। इनका उद्देश्य था कि मानव समाज के हित के लिए, मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही जो है काम करना था और उसका सहायता करना, फिर प्रचार करना। वो जो थे वो कलकत्ता के मंदिर में एक पुजारी थे। कहा जाता है कि वो जो मंदिर है दक्षिणेश्वरी काली है, वो काली माँ के भक्त थे, ठीक है। उन्होंने मूर्ति पूजा को तो माना कि आप मूर्ति पूजा से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में चिन्ह और कर्मकांड की तुलना में आध्यात्मिक मतलब आत्म शुद्धि पर ज़्यादा बल दिया, कि आप आत्मा की शुद्धि के बारे में बात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया? यह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं एमआरपी। तो इसके जो एमआरपी है बी है, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के साथ में इसका जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान दीजिए, ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिशों की एक कंपनी थी। अब ब्रिटिश ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाना शुरू किया, ये सब चार्टर एक्ट ला कर। तो यहाँ जो चार्टर एक्ट लाया था उसमें बोला कि तुम्हारे सारे जो अधिकार है ना वो सब खत्म हो रहे हैं, अब तुम मेरे अंडर में काम करोगे, सिर्फ जो है तुम चीन के साथ में और चाय का व्यापार, ये दोनों ही तुम्हारे हाथ में रहेगा। यानी चीन के साथ तुमको जितना मन हो उतना व्यापार करो, और चाय का जितना भी व्यापार करना है तुम करो। बाकी सारे जो तुम्हारा राइट है, सारा जो अधिकार है, वो सब अब हम रेगुलेट करेंगे, यानी कि ब्रिटिश ब्रिटेन की सरकार सरकार रेगुलेट करेगी, क्योंकि वो कंपनी थी, तो सरकार जो है रेगुलेट करना शुरू कर दिया। फिर कंपनी के जो तो भागीदार थे उसके ऊपर 10% लाभ देना शुरू कर दिया। बोला अगर आप इस हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आपको 10% मुनाफा देंगे हम आपको। और इस चार्टर एक्ट ने फिर इंडिया में भी बहुत सारा कुछ काम किया था, उसमें से जैसे 1 लाख रुपया जो है शिक्षा के ऊपर दिया था। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है कभी कभी कि 1 लाख रुपये शिक्षा का, मतलब मान लीजिए शिक्षा का प्रोत्साहन कब शुरू हुआ या कब शिक्षा में इन्वेस्ट किया गया, तो आप 1813 का चार्टर को ध्यान में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि पोषण के स्तर को और लोगों के जीवन स्तर को उठाना और जन स्वास्थ्य सुधार करना राज्यों का प्राथमिक कर्तव्य है? देखिए ऐसे तो ये लग रहा है कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 47 जो है, क्योंकि यह जो लिया गया डीपीएसपी से लिया गया है, तो ये हमारा कर्तव्य से लिया गया है, ठीक है, डीपीएसपी से लिया गया, हाँ। इसी में दिया गया कि राज्यों का कर्तव्य, क्योंकि डीपीएसपी तो राज्यों के लिए था, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है। नेक्स्ट चलते हैं, तो 47 में नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 ईस्वी में यहाँ हुआ था, यानी कि बम्बई में हुआ था 5वां अधिवेशन, ये 5वां अधिवेशन। और इसमें के साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो अध्यक्षता किया था अंग्रेज ने किया था, यानी विलियम
विलियम वेडरबर्न ने किया था, वेडरबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नरम और गरम दल के लोग कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक हो गए थे, यानी कौन सा अधिवेशन था जिसमें कि दोनों नेता दल एक हो गए? तो इसका जो आंसर है हमारा ये लखनऊ है। लखनऊ अधिवेशन जो होता है 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता थी अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। ठीक है। और इसके साथ में प्रयास किसका था? भाई कोई तो रहना चाहिए कि इनिशिएटिव लेने वाला। ऐसे तो दो लड़ाई झगड़ा करने वाले एक साथ नहीं होते हैं। कहीं पर अभी आप देख लीजिए, आप अपने घर में भी देख लीजिए, कोई झगड़ा कर रहा है अपने से साथ नहीं होते तो कोई ना कोई रहता है। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक आ गए थे और एनी बेसेंट आ गए थे। इन दोनों ने मिलकर इनका झगड़ा को सोल्यूशन किया था। ठीक है। तो यह जो सूत पहले इसको फूट हुआ था, कब हुआ था? 1907 में फूट हुआ था। इसको बोलते हैं सूरत फूट, मतलब उसमें फूट गए, लड़ झगड़ गए दोनों। तब जाकर 1916 में इन दोनों के प्रयास से फिर सामने आ गए और दोनों मिल गए। अब मिलने में भी समझौता होगा ना, कुछ तो होगा। तो कांग्रेस के द्वारा क्या हुआ था, मुस्लिम लीग को जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो देने का जो है मांग को मान लिया गया था। यानी बोल गया था कि कुछ सीटें ऐसी रहेगी जिसमें सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट ही लड़ सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन खिलाफत समिति में नहीं था? खिलाफत समिति में जो नहीं थे वह थे मजहरुल हक, यह नहीं थे। इसमें ये तीनों थे। ठीक है। तो 1919 में खिलाफत समिति क्या हुआ था, कम हो गया 1919 में, क्योंकि जो है तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। सॉरी, जब यहाँ 1919 में तुर्की का पद जो है तुर्की में, वहाँ यानी कि जब वहाँ पर खलीफा होते थे मुस्लिम जो साम्राज्य का, मान लीजिए, तो वहाँ खलीफा होता था। तो उसमें जो लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई होने से जो जो पश्चिम कंट्री थे, पश्चिमी देश जो थे, उन्होंने क्या किया था, पद ही खत्म कर दिया था खलीफा का। उसके विरोध में यह खिलाफत आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सर्वदलीय सम्मेलन ने एक उप समिति की नियुक्ति की जिसमें अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू तथा सुभाष चंद्र बोस थे। इस उप समिति की अध्यक्षता कौन किया था? ये मोतीलाल नेहरू इसका आंसर होगा। क्या था भाई? तो साइमन कमीशन जब आया था तो उसका बहिष्कार कर रहे थे लोग भारतीय। तो जो वहाँ पर लॉर्ड वर्कन हेड थे, उन्होंने बोला कि तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग विरोध तो कर रहे हो, तुम क्या, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तुम अपना संविधान खुद बना लो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1800 हो गया, यहाँ गलत हो गया, 1928 पर। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि चुनौती दिया था उन्होंने, तो यहाँ पर चुनौती स्वीकार कर लिया गया। तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो था 8 सदस्य की समिति बनाई थी। इसमें 8 सदस्य में सर अली इमाम था, शोएब कुरैशी था, एम एस अने था, एम एम जयंकर था, मंगल सिंह, तेज बहादुर, एन एम जोशी, जी पी प्रधान और सुभाष चंद्र बोस भी थे। उन्होंने क्या किया, लास्ट में एक 1928 में फिर नेहरू रिपोर्ट तैयार की। इसी का नाम रहता है नेहरू रिपोर्ट। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको फंसा देगा कि नेहरू रिपोर्ट में ऑप्शन दे देगा कि कौन थे, शामिल थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे, इसमें थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये वन एंड ओनली एक ही आदमी हो सकता है, ये है बाबा साहब, यानी भीम राव अंबेडकर। तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट वाला गोलमेज कब हुआ था, सेकेंड वाला कब हुआ था, थर्ड वाला कब हुआ था, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी तो याद होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो हुआ था 12 नवंबर 30 से 19 जनवरी तक हुआ था। ठीक है। और फिर द्वितीय वाला जो हुआ था 7 सितंबर 1930 से लेकर दिसंबर दिसंबर 1931 में हुआ था।
तीसरा वाला कौन हुआ था फिर नवंबर 32 में 1932, ऐसा मत समझिए कि 32, 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932। ठीक है, डेट थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कब होता है, क्योंकि अगर आपको मिलाने वाला देगा या तो फिर क्रम से लगाने के लिए अगर पूछ देगा क्वेश्चन, तो आपको ये डेट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए हमारे वेबसाइट पर जाएंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा से बताया गया है। जो हमारा जो नाम से सेम नाम का वेबसाइट है, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे, www.examhindiofficial.com। ऑफिशियल में OFFICIAL है, official.com। तो इस पर आप जाएंगे तो आप बहुत सारे चीज़ इसमें एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ पर जो हो गया क्वेश्चन बी हो जाएगा, सूर्यसेन चटगांव केस। बाकी जो थे राम प्रसाद बिस्मिल जो थे काकोरी कांड में थे, लाहौर में नहीं थे, काकोरी षड्यंत्र में। भगत सिंह जो थे काकोरी में नहीं थे, HSRA में थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक में। फिर चंद्रशेखर सिंह जो थे दिल्ली बम कांड में नहीं थे, सॉरी, ठीक है, ये काकोरी कांड में थे। ये सूर्यसेन जो थे जोड़ी सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 प्रांतों में 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? अरे उसी समय तो बना था जब चुनाव हुआ था। चुनाव हुआ था कब? तो पहला चुनाव हुआ था 7 जुलाई 1937 को। ठीक है, इसी समय कांग्रेस को जो है 6 जगह 7 प्रांत में बहुमत मिला था और सरकार भी बनाया था। ठीक है, और 8वां प्रांत में जो था उसमें भी कांग्रेस प्लस और दूसरा गुट थे। मतलब उत्तर सिंध में जो था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मिलीजुली सरकार इसको बोला जाता है, मिलीजुली सरकार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो ये तो आप शायद जानते होंगे। तो इसमें जो है चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट की घटना हुई थी। अब बाकी सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह आज़ाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे? याद कीजिए, सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ से भाग कर चले गए थे और सिंगापुर में जाकर अस्थायी सरकार का गठन किया था। जापान में आज़ाद हिंद फौज की वगैरह स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 स्कूली छात्राओं ने गोली मारकर जिला न्यायाधीश की हत्या की थी। के नाम थे। अगर हमारा पिछला टेस्ट आपने अगर देखा होगा या फिर सुना होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है शांति घोष और सुनीति चौधरी। यही इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हत्या कर दी थी। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप अलग अलग टेबल बना के इसको याद कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया था, ये जस्टिस मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसको डीएम की हत्या की थी। कुछ जो थे जैसे बीना दास वगैरह थे, वो गवर्नर की हत्या किया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप टेबल बना लेंगे, वैसे मैं बनाऊंगा अलग से बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? यानी कि सन्यासी विद्रोह बिहार। ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। बांडुंग सम्मेलन के आयोजन का उत्तरदायित्व किन देशों ने उठाया? बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? अप्रैल 1955 ईस्वी, इंडोनेशिया में। बांडुंग कहाँ? इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर है पी, यानी भारत, बर्मा और इंडोनेशिया मिले थे। उसमें और देश आए थे, 29 देश आए थे। ठीक है, ये नन मतलब NCP गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए था। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ। इसी समय वगैरह बस्ती बसना शुरू हो गया था, फसल उगना
फसल जो उगाना शुरू कर दिया था। तभी तो पहिया आविष्कार हुआ था, क्योंकि फसल को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना था। भाई यहाँ से वहाँ लेके जाना था, ऐसा तो नहीं कि अपने घर में रहेगा, कभी नानी घर भी जाएगा। नेक्स्ट चलता है। हड़प्पा काल की 2 महत्वपूर्ण फसलें थी। हड़प्पा काल के जो थे गेहूँ और जौ थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, नवंबर में अपना गेहूँ जो लगा देते थे, फिर जाके अप्रैल में काट लेते थे। अभी भी वही हो रहा है कि नवंबर में बोते हैं हम लोग और मार्च अप्रैल में कट जाता है। ठीक है, उस समय और कुछ फसल था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उस समय इनमें से कौन, स्पेशली नेट में पूछता है। जब आप नेट हिस्ट्री की तैयारी करेंगे तो उसमें से पूछ देगा कि इसमें से कौन सा जो फसल है जो उस समय होता था। तो इसमें से थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ। गेहूँ जो के अलावा उसमें जो थे तो खजूर भी थे। खजूर था, तरबूज था, मटर था, राई था, तिल था। ये सब भी थे उसमें हड़प्पा काल में। ठीक है, एक एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कहाँ है, इसको हम देख सकते हैं कि कपास का जो उत्पादन करने वाला था सबसे पहले सिंधु सभ्यता नहीं, वहाँ से ही पता चलता है कपास का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि मध्यपाषाण कालीन मानव शिकार के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता था वे अधिकांश बने होते थे। इसके बने थे मध्यपाषाण। पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर है। पत्थर का मतलब इसमें ऑप्शन में क्या है, पत्थर। तो ये पत्थर के बने होते थे अधिकांश। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया जाता था, पाया गया था। इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में महान स्नानागार था, वो बहुत बड़ा था। 11.88 मीटर लंबा था। ठीक है, 7.01 मीटर चौड़ा था। और गहरा कितना था, 2.43 मीटर। मीटर में तो मतलब 2.5 मीटर के लगभग गहरा था। ठीक है, अब इनकी जो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, ये तो उस समय हुआ था जब भूकंप आ गए या फिर अन्य कारण से वहाँ हिंदू सभ्यता जब नष्ट हो गई, तो जब खोजने वाले गए तो उनको लगा यही नाम रख देना सही था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मृत लोग मिले थे एक ही जगह। अब इसकी खोज किसने की, यह भी आता है, इम्पोर्टेंट है। राखाल दास बनर्जी ने किया था खोज। राखाल दास बनर्जी ने खोज किया। अब नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहत सिक्कों के विषय में सही नहीं है। अगर आपने पिछला हमारा टेस्ट सीरीज देखा होगा तो इसमें से हमने बताया था आहत सिक्के के बारे में, पंचमार सिक्कों के बारे में। इसका जो आंसर हो जाता है डी हो जाता है। उन पर हमेशा जारी करने वालों के उत्कीर्ण लेख होते थे। जरूरी नहीं कि उसमें लेख लिखा होता था, उसमें पंच मार के उसमें बनाया गया जाता था। लगभग ये चांदी के होते थे, जैसे ठप्पा मार्क, जैसे आप लोग डाकघर में देखते होंगे ना, एक गोल सा ऐसे मोटा सा हथौड़ा टाइप का रहता है, ऐसे ठप्पा लगता है। यहाँ कुछ छाप होता है, जैसे हमारा इन्वॉल्व पे छप जाता है, तो उसी तरह वहाँ जो सिक्का बनाया जाता था छाप के इसी तरह से बनाया जाता था। जरूरी नहीं है कि लेख ही होता था, कोई आकृति हो जाता था। ठीक है, किसी पर भगवान का चित्र हो गया, किसी पर कोई प्रकृति में कोई जानवर का चित्र हो गया, इसी तरह से होता था। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं इस सीरीज का। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। यानी उत्खनन, वहाँ पर उत्खनन तो कराए थे घाटी में, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं थे। ये मजुमदार साहब नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो है 450 तक क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। 1000 टारगेट में हम बढ़ ही रहे हैं कंटिन्यूस। तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, और जो पहली बार आए हैं या तो फिर पहली बार नहीं भी आए हैं वो देख रहे हैं वीडियो, तब जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको वैल्यू एडिशन करा रहा है, क्वेश्चन का लेवल आपको लग रहा है कि हाँ उस लेवल का क्वेश्चन मिल रहा है मुझे, ताकि कुछ अच्छा हो जाए, तो आप जो इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और यह जो सारा डिस्कशन है, इस डिस्कशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। जो हमारा ये वेबसाइट है, इस पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इसके साथ ही आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।